देखो देखो अभी तक हमारे पास टोटल 4 आर्टिकल हो गए इलेक्ट्रॉनिक्स में। इन आर्टिकल्स में हमने देखा सबसे पहले कि हमारे इंडक्टर का क्या इफेक्ट आता है हमारे सर्किट में। इंडक्टर अगर आएगा तो हमारे सर्किट में जो करंट की ग्रोथ या हमारे पास डिके होता है, इसमें हमारे पास हमारा इंडक्टर कुछ इफेक्ट दिखाता है, तो उस इफेक्ट को हमने सीखा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आया कैपेसिटर। तो कैपेसिटर जब आता है सर्किट में तो वो चार्ज होता है, अगर उसे बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दोगे तो वो डिस्चार्ज होता है। तो यहां पर हमने कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग देखी। लेकिन एक बात समझना, अभी तक जो कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग देखी थी उसमें कैपेसिटर के साथ केवल एक रेजिस्टेंस जुड़ा होता था। लेकिन अब यहां पर हम देखेंगे ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टर भी होगा, कैपेसिटर भी होगा और रेजिस्टेंस भी होगा। तीनों हमारे पास सर्किट आएंगे और इन तीनों सर्किट में अब हम देखेंगे कैपेसिटर की चार्जिंग। तो देखो हमारे पास आर्टिकल आने वाला है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस, थ्रू इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस आर। मतलब अब हमारा कैपेसिटर चार्ज होगा, लेकिन उस सर्किट में हमारे पास इंडक्टर भी लगा होगा और रेजिस्टेंस भी लगा होगा। तो ध्यान रखना, ये तुम्हारे सिलेबस में सबसे बड़े डेरिवेशंस होते हैं और सबसे ज्यादा कठिन होते हैं। कठिन क्यों होते हैं अभी पता चलेगा। देखो ध्यान से, पहले जरा सर्किट देखो। सर्किट तो तुम्हारा वही आसान सा बनेगा। ये हमारे पास पॉइंट S2 है। आगे जरा देखो, इस तरह से आओगे तो ये हमारे पास यहां पर पॉइंट S1 दिख गया, यहां पर बैटरी लग जाएगी। ठीक है, बैटरी का EMF हमारे पास E दिया गया है। अब यहां पर जरा देखो, यहां पर हमारे पास ये इंडक्टर आ गया, यहां पर एक कैपेसिटर आ गया और फिर ये रेजिस्टेंस आ गया। इतनी बात क्लियर। ये हमारा इंडक्टर L, कैपेसिटर C और ये रेजिस्टेंस R, बैटरी का EMF E। तो अब जरा सुनो क्या होगा। जब हम यहां पर अपने सर्किट को S1 से कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो बैटरी है करंट फ्लो कराएगी। चलो हम मान लेते हैं कि हमारे पास किसी टाइम t पर यहां पर करंट I फ्लो होगी। अब यहां पर अगर I करंट आ रही तो जरा सोचो क्या होगा। जैसे ही हमारे पास I करंट आई वैसे ही हमारे पास इंडक्टर क्या करेगा, इंडक्टर में एक EMF जनरेट होगा, उसकी वैल्यू होगी -L di/dt। बोलो इतनी बात क्लियर। ये जो तुम देख रहे हो ये हमारे पास इसमें EMF जनरेट होगा जो हमारे एक्सटर्नल EMF का अपोज कराएगा या इस करंट का अपोज कराता है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो हमारे पास कैपेसिटर है, कैपेसिटर में हमारे पास EMF आएगा, वो क्या होगा Q/C। बोलो इतनी बात क्लियर है। यहां पर हमारे पास आएगा Q/C। अच्छा Q/C कैसा है, ये भी अपोजिंग नेचर का है, क्योंकि यहां पर जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वो वैसे वैसे यहां से आने वाले करंट का अपोज करता जाएगा। इतनी बात क्लियर। तो ध्यान रखना हमारे पास L di/dt का हो या फिर Q/C, दोनों अपोजिंग EMF होते हैं जो हमारे पास सर्किट में फ्लो होने वाली करंट का लगातार अपोज करते हैं। ठीक है, आगे जरा। अब यहां पर हमारे पास रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में वोल्टेज कितना आएगा, ये हमारे पास IR होता है। ठीक है, अब देखो अगर यहां पर तुम ओम्स लॉ अप्लाई करो तो हमारे पास ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आता है, यहां पर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी। देखो हमारे पास जो करंट फ्लो हो रही है ये इस बैटरी के EMF की वजह से फ्लो हो रही है, लेकिन इस बैटरी के EMF का अपोज कौन करा रहा है, L di/dt। ये हमारे पास अपोजिंग EMF होता है। और हमारे कैपेसिटर में जो वोल्टेज आ रहा है Q/C, ये भी तो हमारे पास अपोजिंग EMF है। अपोजिंग EMF है मतलब ये भी क्या करेगा, करंट का अपोज कराएगा। क्यों, जरा सोचो। तुम्हें बता चुके हैं कि जैसे जैसे यहां पर चार्ज स्टोर होता चला जाएगा कैपेसिटर में, वैसे वैसे इसका वोल्टेज बढ़ता जाएगा और वैसे वैसे करंट का अपोज कराता चला जाएगा। इतनी बात क्लियर। तो ध्यान सुनो, ये जो हमारे पास E है ये क्या कर रहा है, करंट फ्लो करा रहा है, जबकि L di/dt और Q/C दोनों क्या कर रहे हैं, करंट का अपोज करा रहे हैं। तो यहां पर हमारे पास जो नेट EMF आता है, देखो ध्यान से, टोटल EMF हमारे सर्किट का टोटल EMF वो इस तरह से आएगा। ये हो गया हमारे पास E। अब इसमें अगर तुम माइनस कर दो L di/dt
और माइनस कर दो यहां पर अगर Q अपॉन C, तो अब ये जो देख रहे हो ये हमारे पास इफेक्टिव ईएमएफ है। ये वो ईएमएफ है जो हमारे सर्किट में करंट फ्लो कराने में हेल्प करता है। बोलो इतनी बात क्लियर है? ध्यान सुनना, ये जो बैटरी का ईएमएफ है तो करंट फ्लो करा रहा है, लेकिन इसी ईएमएफ का अपोज कौन कर रहा है? ये L di अपॉन dt। और हमारे पास इसी ईएमएफ का अपोज कौन कर रहा है? Q अपॉन C। तो अगर तुम यहाँ पे टोटल ईएमएफ में L di अपॉन dt को माइनस कर दो और Q अपॉन C को माइनस कर दो, तो ये जो ईएमएफ है ये क्या है? ये वो टोटल ईएमएफ आया जो हमारे सर्किट में करंट फ्लो कराने में हेल्प करेगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है यहाँ पे? इतना क्लियर हुआ? अब देखो ओम के अकॉर्डिंग क्या होता है? ओम के अकॉर्डिंग हमारे पास जो टोटल पोटेंशियल होता है वो टोटल पोटेंशियल हमारे पास IR के बराबर होता है। हमारे सर्किट में जो भी इफेक्टिव पोटेंशियल होगा वो हमारे पास IR के बराबर होगा। जरा इस सर्किट के हिसाब से देखो, यहाँ पर इफेक्टिव पोटेंशियल कितना दिख रहा है? इतना ही तो दिख रहा है। अगर इतना इफेक्टिव पोटेंशियल दिख रहा है तो ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? ये हमारा IR के बराबर हो गया। ये हमारे पास ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इक्वेशन होती है। अच्छा देखो, इसको थोड़ा आसान शब्दों में या आसान सर्किट में ऐसे देख सकते हो। ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। अब मान लो हमारे पास एक बैटरी ये लगी हुई है, ये मान लो हमारे पास 10 वोल्ट है, और अब मान लो यहां पर एक बैटरी ऐसे लगी हुई है, ये मान लो 2 वोल्ट है। अगर मान लो तुमसे पूछा जाए, चलो यहाँ पे रेजिस्टेंस की भी वैल्यू दे देते हैं। रेजिस्टेंस मान लो यहाँ पे 4, ठीक है। अगर मान लो तुमसे पूछा जाए यहाँ पर करंट कितनी फ्लो होगी, तो बताओ जरा, किसी को समझ में आ रहा है कि यहाँ पर करंट कितनी फ्लो होगी? देखो ध्यान से, यहां पर हमारे पास 10 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, लेकिन ध्यान से देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं? ये करंट यहां से फ्लो कराएगा, ये यहां से। तो जरा सोचो, अगर इन दोनों का इफेक्टिव निकालना तो कैसे निकालोगे? अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो इन दोनों का इफेक्टिव ईएमएफ कैसे आएगा? 10 में से 2 को माइनस करोगे। क्यों? ये जो 10 वोल्ट होगा ये करंट फ्लो करा रहा होगा, लेकिन जो 2 वोल्ट है ये यहां से फ्लो होने वाले करंट का कुछ ना कुछ अपोज करा रहा होगा। तो जो अपोज हो रहा है अगर उसको माइनस कर दो तो क्या आता है हमारे पास? ये टोटल ईएमएफ आ गया। मतलब कितना आ गया? 8। अब ये हमारे पास 8 वोल्ट ईएमएफ आ गया। अगर इस 8 वोल्ट में 4 ओम से डिवाइड करा दो तो 2 एम्पियर हमारे पास करंट आती है। बात समझ आ रहा है? तो यहाँ ध्यान सुनना, हमारे पास अगर कई सारे सोर्स है वोल्टेज के तो हमें यहाँ पर पता करना होता है सबसे पहले इफेक्टिव वोल्टेज के, हमारे पास इफेक्टिव वोल्टेज कितना है। ठीक है, बिल्कुल वही चीज यहाँ पर अप्लाई हो रही है। देखो ध्यान से, हमारे पास वोल्टेज का सोर्स तो अकेला है यहाँ पे, लेकिन जैसे ही हमारे पास करंट फ्लो कराएगा यहाँ पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होने लगता है और यहाँ पर वोल्टेज स्टोर होने लगता है। इतनी बात क्लियर है? तो ये इंड्यूस ईएमएफ अपोज कराता है करंट का, और यहाँ पर जो वोल्टेज स्टोर हो रहा है ये भी अपोज कराता है। तो यहाँ पर हमारे पास इफेक्टिव ईएमएफ कैसे आएगा? टोटल में से इन दोनों को जब माइनस कर दोगे तो हमारे पास यहाँ पे इफेक्टिव ईएमएफ आ जाता है। इतनी बात क्लियर है? ये समझ में आया सभी को कि हमारे पास वोल्टेज किस तरह से काम करता है? जो भी हमारे पास अपोजिंग वोल्टेज होगा उसको माइनस कर देते हैं जो हमारे करंट का अपोज करा रहा होगा। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अगर ये इक्वेशन समझ में आ गई तो अब देखो यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो एक बात जरा देखा, जब यहाँ पर इतनी बात बता दी तो तुम्हारा एक काम है, वीडियो पॉज करके तुम्हारे पास जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है उस डिस्क्रिप्शन को जरा रीड करो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन क्या लिखा होगा? इस तरह से लिखा होगा, इंडक्टर L, कैपेसिटर C एंड रेजिस्टेंस R connected in a circuit with the battery of EMF E when the circuit is connected to S1। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है? When the circuit is connected to S1, current I began to flow in the circuit and an opposing EMF minus L di upon dt generated in the inductor and the voltage across the capacitor is Q upon C। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है यहाँ पे? ये तुम्हारा डिस्क्रिप्शन था, ये पढ़ोगे उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास? उसके बाद हमारे पास एक ओम्स लॉ आ जाएगा। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास ये इक्वेशन बनती है। अब बस इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखो सॉल्व करने का जरा कुछ सोचते हैं क्या कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर क्या दिख रहा है? देखो यहाँ पर दिख रहा है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। हमें यहाँ कैपेसिटर के बारे में देखना है, इसकी चार्जिंग देखनी है। मतलब फॉर्मूला कैसा होना चाहिए? क्यू के फॉर्म में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर मान लो तुम्हें कैपेसिटर की चार्जिंग दिखानी है तो फॉर्मूला कैसा निकालना पड़ेगा? क्यू के फॉर्म में निकालना पड़ेगा, ताकि यहाँ पर हमें पता चले कि यहाँ पर टाइम बढ़ने के साथ साथ चार्ज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तभी तो यहाँ पर हम चार्जिंग बता पाएंगे। बोलो इतनी बात क्लियर है? चलो देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं? फिर से सोचो, यहाँ पर इस इक्वेशन में वेरिएबल कितने हैं? देखो Q वेरिएबल है क्योंकि ये लगातार चार्ज हो रहा है। Q लगातार क्या होगा? बढ़ता जाएगा। करंट वेरिएबल है, अगर कैपेसिटर लगा तो यहाँ पर करंट क्या होगी? लगातार स्लो होती चली जाती है, करंट कम होती चली जाती है। अगर करंट कम हो रही तो हमारे पास I क्या है? वेरिएबल। तो यहाँ पर पता चल गया 2 वेरिएबल है, लेकिन हमें आंसर किसके टर्म में चाहिए? चार्ज के टर्म में। तो करंट को हम कन्वर्ट कर लेंगे चार्ज में, और तुम पहले भी कर चुके हो। अब ध्यान से देखो, जब यहाँ पे चार्जिंग हो रही है तो चार्जिंग में हमें पता है कि ये जो हमारे पास I होता है, I आ जाएगा हमारे पास dq अपॉन dt। बोलो बात क्लियर? अगर डिस्चार्जिंग होती है तो क्या हो जाता है? माइनस का dq अपॉन dt। आगे जरा देखो,
अच्छा आई तो पता चल गया, लेकिन यहाँ पर एक टर्म और दिख रहा है डी आई अपॉन डी टी। अरे इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो। अगर ये i बराबर इतना तो सोचो यहां से हमारे पास डी आई अपॉन डी टी कितना निकलेगा, तुमने बस इसको डिफरेंशिएट तो करा, यहां पर डबल डेरिवेटिव आ जाएगा, इसको भी डिफरेंशिएट कर दो तो ये आ गया हमारे पास डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर। इतनी बात क्लियर। चलो वैल्यू रखो, i की जगह यहाँ पर डी क्यू अपॉन डी टी और ये डी आई अपॉन डी टी की जगह आ गया डबल डेरिवेटिव, तो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन आ गई देयरफॉर देखो यहाँ पर e, ये आ गया e माइनस ये आ गया l डी आई अपॉन डी टी, यहाँ पर आ गया डबल डेरिवेटिव डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर। आगे जरा देखो माइनस हमारे पास है q अपॉन सी इज इक्वल टू जरा देखो आई आर, आई की जगह क्या है, आई की जगह हमारे पास फिर से आ गया डी क्यू अपॉन डी टी और ये आ गया। बोलो इतनी बात क्लियर है। अब एक बात समझो, हमें इसको एक सिस्टमैटिक तरीके से लिखना है। चलो लिख के देखते हैं। पहले डबल डेरिवेटिव दिख रहा है, इसको यहाँ पर रखो माइनस एल और ये आ गया डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर। आगे जरा देखो सिंगल डेरिवेटिव है, इसको इस तरफ लेके आओ, यहां पर लेके आओगे तो पॉजिटिव है, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया हमारे पास माइनस का डी क्यू अपॉन डी टी और ये आ गया आर, चाहो तो यहां पे लगा लो पहले माइनस आर डी क्यू अपॉन डी टी। इतनी बात क्लियर है। आगे से सोचो क्या बचा, अब यहां पर बचा हमारे पास ई और यहां बचा माइनस का क्यू अपॉन सी, तो यहां पर आ गया हमारे पास प्लस ई माइनस क्यू अपॉन सी बराबर 0। बोलो इतनी बात क्लियर है। अच्छा एक बात समझो, अब यहां पर हमारे पास पहला काम है कि यहां पर जो डबल डेरिवेटिव है, ठीक है, हमें इसका कोफिशिएंट 1 बनाना होता है। अगर 1 बनाना है तो क्या करते हैं, हम माइनस कॉमन ले लें और पूरी इक्वेशन में l से डिवाइड कराते हैं। बोलो समझ में आ रहा है? माइनस कॉमन ले लें और पूरी इक्वेशन में l से डिवाइड कराते हैं। सोचो माइनस अगर कॉमन लोगे, ध्यान सुनना कर क्या रहा है, ये हमारे पास हो गया डी क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर। अब सोचो करा क्या, हमने यहां से माइनस कॉमन ले लिया और l से डिवाइड करा दिया, तो यहां तो ये माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस माइनस प्लस। अच्छा l से डिवाइड करा दो तो r तो है और एक l नीचे आ जाएगा, यहां पर आ गया हमारे पास dq अपॉन dt। ठीक है, आगे जरा सुनो। अब क्या होगा, तुमने यहां पर माइनस कॉमन लिया है, माइनस कॉमन लिया तो देखो ये क्या होगा प्लस और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो प्लस वाला पहले लिख ले, प्लस वाला पहले लिख लो तो प्लस हो गया हमारे पास q और अपॉन में क्या आ गया lc। क्यों, हमने l से डिवाइड भी तो कराया है, ये बात समझिए यहाँ पे। अब देखो माइनस कॉमन है तो ये e कैसा है, पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गया और हमारे पास e है और हमने क्या करा दिया, l से डिवाइड करा दिया। बोले समझ में आएगी यहाँ पे? इस स्टेप के बाद यहाँ तक समझ पा रहे, कोई कठिन नहीं है, बस तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस डायरेक्ट देखना पड़ेगा। सोचो इतनी कैलकुलेशन में तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए। अब बच्चों की तरह मत बैठे रहना कि एक एक स्टेप करके दिखाया जाएगा। ध्यान सुनना, अभी ये आर्टिकल करते करते तुम खुद ही थक जाओगे, जब पढ़ोगे दोबारा करोगे तुम ये खुद ही सोचोगे कि ये इतना तुम डायरेक्ट करेंगे, जब इतना बड़ा पढ़ लिया। ध्यान सुनो फिर से क्या हुआ, हमें यहाँ पर क्या करना था, जो डबल डेरिवेटिव है इसका कोफिशिएंट 1 बनाना था। कोफिशिएंट मतलब होता है गुणांक, इसका गुणांक हमने 1 बना दिया। जैसे ही 1 बनाया तो 1 बनाने पर हमें क्या करना पड़ा, माइनस कॉमन लेना पड़ा। माइनस कॉमन ले, देखो ये माइनस था प्लस, ये माइनस था प्लस, ये प्लस था देखो माइनस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया। ठीक है, और हमने एल से डिवाइड करा दिया। इतना कराने पर हमारे पास ये रिजल्ट आया। ठीक है, एक काम करो सर, ये सर्किट बनाओ, फिर सर्किट हटा करके तुम्हारा आर्टिकल शुरू करते हैं, मेन आर्टिकल। इसमें क्या क्या होगा, शुरू करो। बन गया, हटा दे। अब देखो अच्छा जरा अपने 12th क्लास में जाओ। 12th क्लास में तुमने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा एक चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और एक बात समझना, तुमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है सिंगल ऑर्डर की। बोलो ये बात कुछ याद आ रही है? डिफरेंशियल इक्वेशन जो पढ़ी हुई है वो तुमने 1 ऑर्डर की सॉल्व करना पड़ा है, जिसमें तुम्हारे पास dy अपॉन dx होता है, केवल 1 ऑर्डर का। इसको सॉल्व करना आता है, dy एक तरफ रखो, dx एक तरफ रखो, dy के साथ y के सारे टर्म, dx के साथ x के सारे टर्म उठा के इंटीग्रेट कर दो। इसी में तुमने 2-3 टाइप पढ़े, जिसमें तुम यहाँ पे y इज इक्वल टू vx मानते थे। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर का एक टाइप पढ़ा था तुमने। ठीक है, लेकिन सारे थे तो तुम्हारे पास सिंगल डेरिवेटिव के। कभी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे ही सॉल्व करना पड़ा है, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx, ये तो नहीं पढ़ा कभी, जिसमें हमारे पास डबल डेरिवेटिव भी हो, सिंगल डेरिवेटिव भी हो, दोनों साथ में हो। अगर दोनों इस तरह से साथ में है तो तुमने कभी डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह की सॉल्व करना नहीं सीखा है। अच्छा जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है ये कुछ इसी तरह का तो रिजल्ट आ रहा है। देखो यहाँ पर हमारे पास डबल डेरिवेटिव भी है, इसी के साथ सिंगल डेरिवेटिव भी है। तो एक बात समझना, यहाँ पर तुम जो भी सीखोगे, ठीक है, उसको बस मैथमेटिक्स की नजर से सीखना। मतलब अब तुम्हारे पास एक ही क्वेश्चन है, तुम्हें इसका सोल्यूशन सीखना है। अब एक बात सुनो,
जब तुम सेकेंड ईयर में जाओगे तो सेकेंड ईयर में तुम्हें मैथ्स की पूरी एक बुक मिलेगी, ग्रंथ जैसी, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हें सेकेंड ईयर में पूरी एक बुक मिलेगी जिसमें तुम्हें 40, 50 या 60 टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन अलग अलग सॉल्व करने को मिलेगी। जैसे इंटर में केवल 3 टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ के आए थे, वैसे ही तुम्हें सेकेंड ईयर में 50 से 60 अलग अलग टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन वहां सॉल्व करना सिखाया जाएगा। ठीक है, उसी में से एक डिफरेंशियल इक्वेशन ये तुम्हारे सामने लिखी हुई है। ठीक है, कायदे से ये जो तुम्हारे पास आर्टिकल है ये तब आना चाहिए जब मैथ्स में इसको सॉल्व करना सीख जाओ, क्योंकि फिजिक्स हमारे पास अप्लाइड होती है, हम इसमें मैथ्स को अप्लाई करते हैं। पहले मैथ्स सीखी जाती है फिर यहाँ अप्लाई करते हो। लेकिन यहाँ पे जरा समझना, अगर तुम्हारे सामने आर्टिकल आ गया तो तुम्हें यहाँ पर पूरा प्रोसेस सीखना ही पड़ेगा। ठीक, इसीलिए ये जो तुम्हारे आर्टिकल 2 बचे हुए हैं ये आर्टिकल जरा अलग हो जाते हैं। अभी तक के जो आर्टिकल देख के आए हो ध्यान रखना, वन ऑफ द सिंपलेस्ट आर्टिकल है। वो तुम्हें लेंथ में बड़े भले ही बड़े लग रहे होंगे लेकिन वो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आसान आर्टिकल थे। अब ये समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कठिन आर्टिकल हो गया, और ध्यान रखना ये लेंथ में उनसे 2 गुना 3 गुना बड़ा। अब देखो ना, अब यहां पर क्या क्या करना होता है, जो जो बातें बता रहे हैं उन बातों को तुम सीखते चले जाओ। ध्यान रखना तुम्हारे इस सिलेबस में 2 आर्टिकल ऐसे मिलेंगे, एक चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, दूसरा इसी के बाद आएगा डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में तुम्हारे पास डबल डेरिवेटिव की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसी तरह से डिस्चार्जिंग में भी क्या आएगी, डबल डेरिवेटिव की डिफरेंशियल इक्वेशन। इनको सॉल्व करने का प्रोसेस सिखा रहे हैं, उस प्रोसेस को याद रख लो। 2 आर्टिकल है, इन दोनों आर्टिकल में वो प्रोसेस एज इट इज काम आने वाला है। ठीक है, देखो ध्यान से अब यहाँ पर, और ध्यान सुनो, हम जो प्रोसेस सिखाएंगे वो फिजिक्स के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक जनरल तरीका होता है, वो तुम आगे चल के सीखोगे मैथ्स में, लेकिन उस जनरल तरीके के भी कई सारे हमारे पास प्रॉपर तरीके होते हैं, पर्टिकुलर तरीके होते हैं। वो प्रोसेस में से एक प्रोसेस तुम्हें हम सिखाएंगे जो तुम्हारे यहाँ पर अप्लाई होने वाला है। ठीक है, अब ध्यान सुना, एक बार सीख लेना, इसी के बाद जब दूसरा आर्टिकल आएगा उसमें वही प्रोसेस पूरा अप्लाई होगा, तुम्हारा पूरा रिविजन वहीं पे हो जाएगा। बोलो बात समझने के लिए, क्योंकि ध्यान सुना चीजें जरा अलग होती है। मैथ्स में बिल्कुल नई चीज सीखते हो, वो नई चीज तब तुम्हारे दिमाग में बैठती है जब उसके तुम 4-5 एग्जाम्पल लगा लो, जब एक टाइप के 5 क्वेश्चंस कर लो मिनिमम, तब वो बात तुम्हारे दिमाग में बैठती है। बिल्कुल वही चीज यहां पर सीख के चलो। जैसे फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट अगर एक बार समझ में आ गया तो समझ में आ गया, फिर तुम उसे 5 बार करो, चाहे एक ही बार ना करो, अगर वो दिमाग में बैठ गया तो बैठ गया। ठीक है, लेकिन मैथ्स क्या होती है, पूरी प्रैक्टिस पर डिपेंड होती है। तुम यहाँ पे प्रोसेस सीख तो लोगे, लेकिन जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक दिमाग में नहीं बैठेगा। इसका बहुत बड़ा बढ़िया तरीका है, यहाँ पर तुम्हारे सामने 2 आर्टिकल एक के बाद एक लगे, एक बार प्रोसेस सीख लो, दोबारा में बिल्कुल वही अप्लाई होना है, वही अप्लाई होना, तुम्हारी तुरंत प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और एक बार घर में जरूर कर लेना ताकि तुम्हारे पास ये आर्टिकल तुरंत प्रिपेयर हो जाए। इस पहले चैप्टर से लगभग कंफर्म है 1 लॉन्ग जरूर आना। सोचो केवल 6 आर्टिकल, ठीक है, केवल 6 आर्टिकल, 1 लॉन्ग तुम्हें कंफर्म दे करके जाएंगे। किस्मत अच्छी है तो 2 आ जाएंगे, एक थ्योरी में, एक न्यूमेरिकल में। चलो देखो आंसर। अब देखो, अब यहाँ पर अगर हमारे पास डबल डेरिवेटिव की इक्वेशन है तो इस डबल डेरिवेटिव की इक्वेशन को सॉल्व कैसे करा जाता है। सबसे पहला स्टेप होता है कि जो हमारे पास डबल डेरिवेटिव है इसका कोएफिशिएंट 1 बना लो। इसका कोएफिशिएंट 1 बनाने के बाद ही प्रोसेस क्या होगा, आगे शुरू होगा। तो देखो कोएफिशिएंट हमने 1 बना लिया। अब क्या करना है, देखो अब यहाँ पर मैथ्स के प्रोसेस से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कुछ मानते हैं। देखो अब यहाँ पर हम कुछ सिलेक्ट कर रहे हैं, इसका मैथ्स से कोई लेना देना नहीं है, इसका फिजिक्स से लेना देना है। चलो देखो यहाँ पर हमें दिख रहा है R/L, ठीक है, तो ये जो R/L है हमने इसको कुछ मान लिया 2K। ठीक है, ध्यान सुनना, R कांस्टेंट होगा, L भी तो कांस्टेंट होगा। अगर ये दोनों कांस्टेंट डिवाइड कर दो तो एक नया कांस्टेंट आएगा, तो हमने इसको नया कांस्टेंट 2K मान लिया। अच्छा, हम K भी मान सकते थे लेकिन ये 2 क्यों माना, ये आगे कैलकुलेशन में हेल्प कर जाएगा। अगर 2 मान के करोगे तो आगे कैलकुलेशन इसमें आसान पड़ेगी, अगर 2 नहीं मानोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा एक बात जरा देखो, ये LC दिख रहा है, ध्यान से देखो, तो 1/LC है। अरे क्यू को हटाओ, क्यू को हटाओ, क्या हो जाए 1/LC। एक बात जरा देखो, तुमने ये सीखा होगा कि 1/LC जो होता है ये ओमेगा स्क्वायर होता है। बोलो ये बात याद है कि नहीं याद है। देखो ध्यान से, तुमने ओमेगा के बारे में पढ़ा होगा, 1/√LC, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ये फॉर्मूला 12th में पढ़ा होगा, अल्टरनेटिंग करंट में प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर होगा, उसमें पढ़ा होगा ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। अच्छा ओमेगा क्या होता है, 2πf होता है। सोचो अगर ओमेगा की जगह 2πf लगा दो तो ये क्या हो जाएगा 1/√LC, 2π से डिवाइड करा दो तो f की वैल्यू होती है 1/2π√LC। अब तो याद आ ही गया होगा जिसको भी नहीं आता है, बात समझ यहाँ पे। अब यहाँ पर तुम्हें क्लियर होगा कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू याद थी, यहाँ पे ओमेगा ये होता है, इतनी बात क्लियर। तो यहाँ पे ध्यान सुनना, हम यहाँ पर क्या लिख कर सकते हैं 1/LC क्या मान सकते हैं ओमेगा स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, 1/LC हमने ओमेगा स्क्वायर माना, यहां पर तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, तुम्हारे दिमाग में फीड है कि हाँ ये तो होता ही है,
ये कोई नया थोड़ा नहीं है, ये तो हम 12th में डेरिवेशन करके लाए इसका बाकायदा, तो ये तो फॉर्मूला होता ही है। बिल्कुल वैसे ही हमारे पास एक ये भी फॉर्मूला होता है, लेकिन एक बात समझना, ये फॉर्मूला तुमने कभी देखा नहीं है, ये बीएससी थर्ड ईयर में आएगा। जब थर्ड ईयर में तुम पढ़ोगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स, तब तुम्हें वहां पे ये चीज देखने को मिलेगी। अभी तुम्हारे लिए क्या है, अभी तुम्हारे लिए के केवल एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट है। जब थर्ड ईयर में आओगे, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स और सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ोगे, तब वहां पर तुम्हें के का मतलब पता चलेगा। जैसे यहाँ ओमेगा का मतलब पता है, ओमेगा क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसे हम कहते हैं कोणीय आवृत्ति। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कब आती है, जब हमारी अल्टरनेटिंग करंट चलती है, तो जो जिस फ्रीक्वेंसी से आगे बढ़ती है वो कहां से रिप्रेजेंट होता है, ओमेगा से तो रिप्रेजेंट होता है। जहां पर हमारे पास ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2πf, जो तुमने यहाँ देख लिया। बात क्लियर है यहाँ पे। एफ क्या होती है, इसकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, ओमेगा क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या फिर इसको कहते हैं कोणीय आवृत्ति। इतनी बात क्लियर। तो ध्यान सुनना, ये तुम्हारे दिमाग में फीड है कि ये क्या होता है, लेकिन ये नहीं फीड है। तो ध्यान सुनना, ये जो तुम देख रहे हो, जो हमने लेट करा हुआ है, ये तुम्हें थर्ड ईयर में पता चलेगा कि हमारे पास क्या आ रहा है। फिर से बता रहे हैं, आर्टिकल वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, ठीक है। एग्जाम में बार बार आता है, हर 2-4 साल में एक बार पूछ लेते हैं इसको, ठीक है। तो ध्यान सुनना, आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम्हें यहाँ पे चीजें सीखनी ही पड़ेंगी, ठीक। वैसे तो हम हमेशा यही कहते हैं कि एक्सप्रेशन का मतलब पता होना चाहिए फिजिक्स में, लेकिन कुछ बातें तुम्हें पास होने के लिए भी करनी है। और ध्यान रखना, जब ये आर्टिकल देख रहे हो, हम इस आर्टिकल को फर्स्ट ईयर में तो करा ही रहे, मजबूरी है तुम्हारी करना, हम इसको सेकंड ईयर में भी एक बार समझाएंगे। सेकंड ईयर में कराएंगे नहीं, समझाएंगे जरूर। थर्ड ईयर में आओगे, थर्ड ईयर में भी एक बार समझाएंगे। क्यों, जब सेकंड ईयर में आ जाओगे तो तुम क्या सीख चुके होगे, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना सीख चुके होगे, तो हम सेकंड ईयर में पूरा प्रोसेस समझाएंगे, ठीक है। तुम अभी रट के पास हो जाओगे, लेकिन सेकंड ईयर में पूरा प्रोसेस समझाएंगे। जब थर्ड ईयर में आओगे, थर्ड ईयर में के वगैरह सीख जाओगे क्या होता है, फिर से तुम्हें समझाएंगे, ताकि तुम्हें चीजें समझ में आए, ठीक है। देखो अब यहाँ पर ये वैल्यू रखो, जैसी वैल्यू रखोगे तो हमारे पास क्या होगा, ये आ गया हमारे पास d2q/dt²। आगे जरा देखो, r/l, इसकी जगह क्या है 2k, तो प्लस आ गया हमारे पास 2k, और ये आ गया dq/dt। आगे जरा देखो, यहाँ 1/LC, 1/LC की जगह क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई में आ गया, ये हमारे पास हो गया सिंपल समझ में गया। 1/LC की देखो ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर कहाँ आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में, यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस का e/l = 0। इतना क्लियर हो सभी को, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर एक काम करते हैं, जो बात बता रहे हैं उसको ध्यान सुनना। यहां पर आ गया हमारे पास d2q/dt² प्लस 2k, ये आ गया हमारे पास dq/dt। हमने एक काम करा, हमने यहां पर ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया। ओमेगा स्क्वायर कॉमन हो गया तो क्या हो गया, q माइनस e/l ओमेगा स्क्वायर। बोलो इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, यहां पर कॉमन क्यों लिया, जरा समझना। देखो, हम डबल डेरिवेटिव की इक्वेशन केवल तब सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान सुनना, हम यहां पर डबल डेरिवेटिव की इक्वेशन केवल तब सॉल्व कर सकते हैं जब हमारे पास, चलो मानते हैं जरा, ये हमने यहां पे इक्वेशन लिख रहे हैं d2y/dt² प्लस, जैसे हमारे पास 2k है, ये हो गया हमारे पास dy/dt। अब यहां पर जरा सुनना, हम यहां पर ये इक्वेशन केवल तब सॉल्व कर सकते हैं जब यहां पर किसी कांस्टेंट के साथ, जैसे कि ये था, तो ये मान लो हमारे पास p है, किसी भी कांस्टेंट के साथ केवल ये वाला वेरिएबल हो। जब केवल वेरिएबल, एक सिंगल वेरिएबल बचेगा, तब इसको सॉल्व करा जा सकता है, अदरवाइज सॉल्व नहीं कर सकते। सोचो यहां पर क्या है, यहां पर कांस्टेंट तो है, लेकिन कांस्टेंट का केवल q नहीं है। देखो यहाँ पे, देखो दो वेरिएबल होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बता पाओगे कि y और t में कौन डिपेंडेंट है, कौन इंडिपेंडेंट है? सोचो जरा ध्यान से, देखो ध्यान से, यहां पर हम y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहां पर y में t के टर्म में कुछ होगा, तो y किस पर डिपेंड कर रहा है, t पर, तभी तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर पा रहे हो। तो ध्यान सुनना, हमारे पास y क्या है, डिपेंडेंट, जो t पर डिपेंड कर रहा है, और t क्या हो गया, इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, हमें वो वेरिएबल यहां पर चाहिए होता है, और केवल वो वेरिएबल, और कुछ नहीं, ठीक है। जब इस शक्ल की डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, तब इसको तुम आगे सॉल्व कर सकते हो। जब तक इस शक्ल की नहीं बनती, तब तक सॉल्व नहीं कर सकते। देखो, इसमें और तुम्हारी ओरिजिनल इक्वेशन में फर्क क्या है, सब कुछ वैसे चल रहा है। क्या क्या, पहली बात, डबल डेरिवेटिव का कोफिशिएंट 1, ठीक है। फिर यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिंगल डेरिवेटिव आ जाएगा। एक बहुत जरूरी बात है, सिंगल डेरिवेटिव के बाद हमें यहां पर वेरिएबल का, डिपेंडेंट वेरिएबल का एक फंक्शन चाहिए जिसमें केवल डिपेंडेंट वेरिएबल हो और कुछ इसमें कांस्टेंट ना लगे हो। तो देखो ध्यान से, यहां पर हमारे पास क्या है, q, लेकिन q के साथ यहां पर एक वैल्यू भी तो दिख रही है। जब तक ये वैल्यू है, तब तक हम यहां पर इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब करना क्या होगा, हमें यहां पर ये जो q माइनस e/l ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है, हमें इसको यहां पे
एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बोले बात समझ आ रही है यहाँ पे? जैसे यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल देखा ना y, वैसे यहाँ पर इसको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करना है ये जरा सीखना। देखो जो बात बता रहे हैं उसको सीखते जाओ, पूरा तुम्हारा 2 बार रिवाइज हो जाएगा, तुम्हें पूरा प्रोसेस तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा। देखो ध्यान से, चलो यहां पर कुछ लेट करते हैं। यहां पर हमने लेट कर लिया ये जो हमारे पास q माइनस ई अपॉन एल ओमेगा स्क्वायर है, हमने इसको लेट कर दिया x। ठीक है, अगर x लेट कर दिया तो जरा सोचो यहां पर q की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू उधर जाके पॉजिटिव, ये हो गया हमारे पास e अपॉन एल ओमेगा स्क्वायर प्लस x। बोले इतना समझ आए? मतलब हम इसकी जगह आप क्या रख सकते हैं, x रख सकते हैं। लेकिन अगर x रखोगे तो फिर से दिक्कत है, यहां पर डेरिवेटिव तो q के फॉर्म में, यहां पर x आ जाएगा। तो हम एक काम और कर सकते हैं, यहां से हम डेरिवेटिव को q के डेरिवेटिव को x के डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, जरा देखो, जरा इसको डिफरेंशिएट करो, इसको जरा डिफरेंशिएट करो। तो यहां पर आ गया हमारे पास डिफरेंशिएट द इक्वेशन, इसको डिफरेंशिएट करो तो q का डेरिवेटिव क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास dq अपॉन dt। अच्छा ध्यान से देखो ये वैल्यू कैसी दिख रही है, कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो ये हमारे पास 0 हो गया, यहां पर आ गया हमारे पास dx अपॉन dt। सोचो जरा, यहां पर इसकी जगह क्या देगा, केवल x एक वेरिएबल, और यहां पर जो dq अपॉन dt इसकी जगह क्या रख सकते हो, dx अपॉन dt। अच्छा इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो ये जो डबल डेरिवेटिव दिख रहा है इसको भी तो रिमूव करा जा सकता है। तो यहां पर इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दो, अगेन डिफरेंशिएट। भैया WRT जरा समझना, WRT मतलब विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं। नीचे दिख रहा है सबको? ठीक है, देखो इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दोगे तो ये डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। यहां पे कर रहा है नहीं, चलो यहां पर लिख देते हैं। देखो यहां पर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो हमारे पास डबल डेरिवेटिव आ गया d2q अपॉन dt स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा हमारे पास d2x अपॉन dt स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना, अब यहां पर क्या कर सकते हैं, तो ये जो डबल डेरिवेटिव q का था अब इसकी जगह x आ जाएगा। अच्छा जो सिंगल डेरिवेटिव q का था इसकी जगह x का सिंगल डेरिवेटिव आ जाएगा। और हमारे पास जो ये चीज दिक्कत कर रही थी सॉल्व करने में, उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल वेरिएबल रख सकते हैं। अब जरा सोचो, इतना करने के बाद हमारी इक्वेशन कैसे कन्वर्ट हो गई, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई है। अब उस स्टैंडर्ड इक्वेशन को सॉल्व करा जा सकता है। बोलो बात समझ नहीं आते? इतना प्रोसेस देखो, देखो क्या करना है, यहां पर पूरा प्रोसेस देखते चले जाओगे। जब यहां पर आओगे अगेन डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करने के बाद हमने रिजल्ट यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलो देखो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर बना दी। ठीक है, आगे देखते हैं, ये हमारे पास पूरा चल रहा था। ठीक है, ये हमने रख दिया। चलो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, अच्छा एक बात समझना, अगर मान लो तुम्हारे नोट्स में इक्वेशन अलग है तो इक्वेशन पे ना जाना, जैसे तुम्हारे नोट्स में वैसे नोट कर लेना। ठीक है, या फिर अगर यहां से नोट करना तो यहां से नोट कर लेना। अब इक्वेशन नंबर पे ना चले जाना कि इक्वेशन नंबर वहां कुछ और थी यहां कुछ और है, वो सब अपने हिसाब से डाल लेना। ठीक है, शुरू हो जाओ, देखो जल्दी से। इतनी बात क्लियर होगी? अब देखो अब क्या करना था, देखो कुछ स्टैंडर्ड बातें बार बार इसलिए बता रहे हैं ताकि अपने दिमाग में बैठा लो, और अगर वो बातें याद रहेंगी तो तुम आर्टिकल जल्दी से प्रिपेयर कर ले जाओगे। नहीं तो एक आधा स्टेप बीच में गड़बड़ कर दिया, पूरा आर्टिकल गलत करके बैठोगे। देखो पहला स्टेप कि हमारे पास जो डबल डेरिवेटिव वो कैसा होगा, वो हमारे पास इसका कोफिशिएंट 1 होगा। पहला कोफिशिएंट 1 तो सपोर्ट आ गया। इसके बाद क्या बचा, इसके बाद हमने यहाँ पे कुछ कांस्टेंट थे जिनको इस तरह सिलेक्ट करा। ये तो तुम्हारे पास पहले से फॉर्मूला है, ये तुम्हारे लिए एक नया फॉर्मूला आ गया तो तुमने इसको इस तरह सिलेक्ट कर लिया। अब यहां पर पता चला कि हमारे पास जो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन इस तरह से होगी कि जो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डबल डेरिवेटिव, उसी वेरिएबल का सिंगल डेरिवेटिव, और केवल वही वेरिएबल होना चाहिए, उसके साथ कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना, तो क्या करा हमने यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर दिया। कैसे चेंज करा, इस पूरी वैल्यू को हमने x मान लिया, x मान दी क्या हो गया वेरिएबल चेंज। सोचो इसकी जगह क्या आ जाएगा x, अब सिंगल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव, तो देखो करना क्या है, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू, सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू, और ये हमारे पास q माइनस ई अपॉन एल ओमेगा स्क्वायर इसकी वैल्यू, ये सारी वैल्यूज उठा करके कहां रखनी है, इक्वेशन नंबर 2 पे। ठीक है, चलो अब आगे का प्रोसेस देखते हैं क्या होता है। अब देखो ये सारी वैल्यूज उठा करके इक्वेशन नंबर 2 पे रखेंगे। तुम लोग अपने नोट्स में देख लेना कि इस इक्वेशन में कौन सा नंबर पड़ा हुआ है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास, इसमें देख लेना कौन सा नंबर पड़ा हुआ है तुम्हारे पास। अगर 2 ना देख रहा हो तो उसको ऐसे देखो,
ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, ठीक, और ये इक्वेशन नंबर 3। तो देखो यहाँ पे सारी वैल्यू चुना करके इक्वेशन नंबर 2 में रखी है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 2। चलो देखो यहाँ पे, अब देखो हमारे पास q का डबल डेरिवेटिव, ये किसके बराबर आया था, ये x के डबल डेरिवेटिव के बराबर आया था, मतलब d2x अपॉन dt स्क्वायर। इतनी बात क्लियर। आगे जरा देखो क्या लगा है 2k ऐसे रहेगा। ये देखो q का सिंगल डेरिवेटिव किसके बराबर आया, dx अपॉन dt के। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास dx अपॉन dt। अब आगे जरा सोचो, यहाँ पर हमारे पास ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह क्या आना है, इसकी जगह x आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास प्लस ओमेगा स्क्वायर x बराबर 0। बोलो इतनी बात समझ में आती है। ये हमारे पास 3 इक्वेशन हुई थी, ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब एक बात समझना, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व करना है। इसको अब कैसे सॉल्व करना है, ये बड़ी बात है। अब ध्यान सुनना, हम करते क्या है, सोचो, अगर मान लो हमारे पास dy अपॉन dt है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आंसर किसका निकलेगा, y बराबर करके तो निकलेगा। जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो नीचे वाले वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसी का तो आंसर निकालोगे। जरा यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है d2x अपॉन dt स्क्वायर। यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, x। यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो आंसर इसका निकलेगा x के फॉर्म में निकलेगा। तो अब यहाँ पर एक बात समझना, हम यहाँ पर अब सॉल्यूशन लेट करेंगे। सॉल्यूशन किस फॉर्म का लेट करते हैं वो जरा देखो। तो देखो यहाँ पर हम लेट करते हैं, लेट द सॉल्यूशन ऑफ डी। अच्छा डी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान रखना, डी का मतलब क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको ना समझे पूरा लिख जरूर लेना, ठीक है। लेट द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहां पर है, इक्वेशन नंबर 4 में। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब देखो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 में जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, इसका सोल्यूशन लेट करना है। वो जो सोल्यूशन आएगा वो कैसे आएगा, x बराबर होगा। बोले बात समझ आ रही है यहाँ पे, क्यों, जब इसको सॉल्व करोगे तो रिजल्ट किसका निकलेगा, x इज इक्वल टू करके तो रिजल्ट आएगा। तो सोल्यूशन जब लेट करोगे तो किसका लेट करोगे, x बराबर करके लेट करोगे। और यहाँ पर अगर x इज इक्वल टू करके लेट करोगे तो ध्यान सुनना, अब यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन आता है a e टू द पावर अल्फा t। हम इसमें सोल्यूशन लेट करते हैं। ध्यान सुनना, यहाँ पर a और अल्फा ये दो कांस्टेंट है, a और अल्फा दो कांस्टेंट है। अब एक बात सुनो जरा, अगर मान लो हमारे पास dy अपॉन dt होता है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो y बराबर करके आंसर आएगा। और ये आंसर किसके टर्म में आएगा, t के टर्म में तो आएगा। अब कुछ भी हो सकता है, log t, sin t, tan t, कुछ भी हो सकता है। at स्क्वायर प्लस 2t हो सकता है हमारे पास, ठीक है, कुछ भी आंसर हो सकता है। तो यहां पर अब जरा समझना, हम अगर यहां पर x का सोल्यूशन लेट करेंगे तो वो सोल्यूशन किसके टर्म में आएगा, t के टर्म में आएगा। इतनी बात क्लियर। यहां तक कोई परेशानी कि यहाँ पे t क्यों आया, अभी देखो एक एक बात समझाएंगे, एक एक बात। यहां पर हमारे पास t क्यों आया, इसमें तो कोई परेशानी नहीं, ठीक है, कि हमारे पास यहाँ पे आना तो t ही था, क्योंकि x का रिजल्ट t के फॉर्म में मिलेगा, ठीक। अब आगे जरा सुनो, अब एक बात आती है कि हमने यहाँ पे अल्फा क्यों माना। ध्यान सुनो, हम यहाँ पर ये नहीं मान सकते कि इसका सोल्यूशन e की पावर t होगा। अरे कुछ भी हो सकता है, सोचो e की पावर 2t हो गया, e की पावर 3t हो गया, e की पावर t अपॉन 2 हो गया, कुछ भी हमारे पास सोल्यूशन हो सकता है। क्या यहाँ पर इसको देके बता सकते हो कि कैसे सोल्यूशन आएगा, नहीं। अच्छा, इसमें एक बड़ा क्वेश्चन ये आता है, हमने e की पावर ही कैसे मान ली, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन आता है कि e की पावर, देखो पहले था t क्यों आया, क्योंकि t के टर्म में ही आएगा, तो हम यहाँ पे t लगा लें, तो और कुछ लगा नहीं सकते, कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर एक कांस्टेंट क्यों लगाया, कांस्टेंट इसलिए लगाया क्योंकि सॉल्यूशन है ये e की पावर t आ सकता है, लेकिन e की पावर t के अलावा भी तो और कुछ आ सकता है। ये तो हमारा एजम्पशन है, ये तो हमने एज्यूम करा हुआ है यहाँ पे। अब ठीक है, देखो ध्यान से, ये तो हमने यहाँ पर एज्यूम करा हुआ है। एज्यूम करा तो कुछ हो सकता है, 2t, 3t, 3t/3, t/4 कुछ हो सकता है। तो उसके लिए क्या करा, एक कांस्टेंट लगा दिया। ये कांस्टेंट अपने हिसाब से जो होना होगा वो आ जाएगा आगे सॉल्व करके। अब आगे, अब एक जरूरी बात कि हमने e की पावर में क्यों माना। अच्छा एक बात बताओ, ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, एक से ज्यादा ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ध्यान से सोचो, वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है कि कर्व को। चलो, हमारे पास एक से ज्यादा ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है कि कर्व को, कर्व को। ध्यान सुनना भैया, हमारे पास अगर मान लो एक स्ट्रेट लाइन है तो इसकी इक्वेशन कैसे आ जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx आ जाएगा, इसका स्लोप निकल आएगा, बस हमारे पास इक्वेशन आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन अगर कोई कर्व है तो वहां पर एक ऑर्डर और आ जाएगा। ये बात समझ आ रही है यहाँ पे। तो अब जरा सुनना, हमें यहाँ पर जो एक कर्व है हमें दिख गया कि ये डबल ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये तो समझ में आ गया कि हमारे पास इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, कर्व। अच्छा जरा सुनो,
तुमने 12th में dy अपॉन dx को सॉल्व करना सीखा था, वहां पर क्या मानते थे, y बराबर vx मानते थे। देखो ध्यान से, सिंगल ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा माना हमने, स्ट्रेट लाइन। ये बात समझ यहाँ पे, सिंगल ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा माना होता, स्ट्रेट लाइन माना, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन होती है हमारे पास। लेकिन अगर डबल ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वो कंफर्म कुछ ना कुछ कर्व बना रही होगी, तो हमने कर्व के लिए क्या ले लिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा, अब यहाँ के कर्व में कोई भी फंक्शन लिया जा सकता है, सोचो, साइन कॉस टेन, सारे फंक्शन हमारे पास कर्व ही तो होते हैं। तो अब यहां पे जरा समझना, ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसको लेकर के हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बोलो अब ये बात समझ में यहाँ पे कि हमने ऐसा सोल्यूशन क्यों माना। अब ये क्लियर हो सभी को। अब देखो एक बात, आप यहाँ पे कांस्टेंट ए, अब यहाँ पर हमारे पास बात आती है कांस्टेंट ए। क्या करा सुनो, अगर मान लो इसका सोल्यूशन आएगा तो क्या गारंटी है कि हमारे पास e की पावर t आ जाए। हो सकता है यहाँ पे कोई कांस्टेंट लग जाए, कुछ तो हो सकता है ना। ये तो कंफर्म है कि e की पावर में आएगा और t में आएगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन e की पावर 2t भी तो एक हमारे पास कर्व है, e की पावर t स्क्वायर भी तो कर्व है, तो हमारे पास कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इसके बाहर भी तो कोई ना कोई कांस्टेंट आ सकता है कि नहीं आ सकता है। 2 आ जाए, अपॉन में 3 आ जाए, तो अब बताओ ये सॉल्यूशन समझ में आया कि नहीं यहाँ पे, बोलो इतनी बात क्लियर है यहाँ पे। देखो भैया, अब ध्यान से सुनना, ये पूरा प्रोसेस एक मैथमेटिकल प्रोसेस है जिसको तुम्हें अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा। यहां पर हम एक एक बात का मीनिंग तो बता रहे हैं, बस केवल एक बात नहीं बताई, ध्यान सुनना, एक बात नहीं बताइए, केवल केवल इसके बारे में कुछ नहीं बताया, बाकी हर एक बात का, हर एक एक्सप्रेशन का मीनिंग तुम्हें बताते चल रहे हैं। ये तुम्हारा काम है कि पूरा प्रोसेस एक बार अपने दिमाग में बैठा लो। कब दिमाग में बैठा पाओगे, जब आज कराने के बाद तुम आज घर में जाके इसकी प्रैक्टिस कर लोगे, तब जाकर के दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखना, आज ही प्रैक्टिस कर लेना, तभी तुम्हें पता चलता जाएगा। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे तुम्हें याद आता जाएगा कि हमने किस बात का मीनिंग क्या बताया हुआ था। ठीक है, अब आगे तो देखो अब यहाँ पर क्या था, ध्यान सुनो, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी, डबल ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब क्या, कंफर्म है हमारे पास जो इसका सोल्यूशन आएगा वो क्या होगा, एक कर्व। अगर कर्व है तो हमें सोल्यूशन कैसा माना था, कर्व के फॉर्म माना था, स्ट्रेट लाइन तो नहीं मान सकते। तो यहाँ पे ध्यान रखना, हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल होता है ये एक स्टैंडर्ड कर्व देता है, इससे सारे सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे हम लगभग हर तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हमें कर्व माना था, हमने e की पावर में मान लिया। e की पावर में क्या आना चाहिए, सोचो x का रिजल्ट किसके टर्म में आएगा, टाइम के टर्म में, तो टाइम रख दिया। अब यहाँ पर ये जरूरी नहीं कि e की पावर t आ जाए, तो यहाँ पर कुछ कांस्टेंट जा सकता है, तो हम दो जगह पॉसिबिलिटी है कांस्टेंट आने की, एक यहाँ पर तो अल्फा लगा दिया, एक यहाँ पर ये लगा दिया। अब ध्यान सुनो, अगर हमने सॉल्यूशन माना है तो अब ये वैल्यूज उठा करके अपनी इक्वेशन में रखनी है। x की जगह तो ये रख दोगे, लेकिन जो dx अपॉन dt है इसको निकाल लोगे तब रखोगे, और जो d2x अपॉन dt स्क्वायर है उसको निकालोगे तब रखोगे। चलो जरा देखते हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा डिफरेंशिएट। जैसे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो गया, dx अपॉन dt। यहाँ पर क्या आएगा, देखो a e टू द पावर अल्फा t, a कांस्टेंट है, e की पावर का वही हो गया हमारे पास। लेकिन जब अल्फा टी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लगता है, अल्फा बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। अब यहां पर सोचो, अगेन डिफरेंशिएट कर दो, यहां पर आ गया हमारे पास अगेन डिफरेंशिएट, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो यहां पर हो गया हमारे पास d2x अपॉन dt स्क्वायर। सोचो इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दिया, यहां पर जरा सोचो a और अल्फा, ये तो कांस्टेंट है, तो देखो हमारे पास a और अल्फा आ गया। अब यहां पर जरा सोचो e टू द पावर अल्फा टी, तो e टू द पावर अल्फा टी का डिफरेंशिएशन वही रहेगा। अल्फा टी को जब डिफरेंशिएट करोगे तो एक अल्फा और आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमारे पास डबल डेरिवेटिव आ गया d2x अपॉन dt स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास a, देखो अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, यहाँ पर आ गया हमारे पास e टू द पावर अल्फा टी। बोलो ये बात समझ में। अब ध्यान सुनो, क्या था हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन देखो पहले क्या था, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी सबसे पहला काम उसको स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करा। अब सॉल्यूशन लेट कर दिया, सॉल्यूशन कैसे लेट करा, ये क्यों लेट करा तुम्हें अब ये समझ में आना चाहिए। जिसको नहीं आया तुरंत वीडियो पीछे करके जाके इसका पूरा एक्सप्लेनेशन फिर से सुन लो। ठीक है, ये अगर तुमने सॉल्यूशन माना तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन है तो क्या करेगा, ये सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, सोचो ना ध्यान से। अगर ये सॉल्यूशन है तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब इक्वेशन में x की जगह ये रख सकते हैं। अगर x की जगह ये रखोगे तो dx अपॉन dt भी तो रखना पड़ेगा, d2x अपॉन dt स्क्वायर भी तो रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने कर लिया dx अपॉन dt की वैल्यू निकाली, d2x अपॉन dt स्क्वायर की वैल्यू निकाली, ये सारी वैल्यूज उठा करके इक्वेशन नंबर 4 पे रखेंगे। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं। यहाँ पे अब आगे देखते हैं, चलो देखो
यहां पर आ गया हमारे पास पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 4। देखो ये इक्वेशन नंबर 4 है, तुम अपने हिसाब से देख लेना तुम्हारे पास कौन सा नंबर पड़ा हुआ है। ठीक है, चलो जरा देखते हैं। देखो हमारे पास डबल डेरिवेटिव की जगह क्या आएगा, ए अल्फा स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास ए अल्फा स्क्वायर e टू द पावर अल्फा टी, प्लस यहाँ पर क्या रखा है 2k, ये आ गया हमारे पास 2k, ये क्या दिख रहा है सिंगल डेरिवेटिव, ये रहा हमारे पास, ये रहा ए e टू द पावर अल्फा टी और यहाँ पर अल्फा। तो यहाँ पर जरा दो क्या आ जाएगा, इसको पूरा ब्रैकेट में कर लो, दो क्या दिख रहा है ए और अल्फा, ये हमने ए और अल्फा लिख दिया, e टू दी पावर क्या दिया हुआ है अल्फा टी, इतनी बात क्लियर। अब आगे जरा देखो ओमेगा स्क्वायर x की जगह क्या आएगा a e टू दी पावर अल्फा टी। तो यहाँ पर देखो हमारे पास पहले क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर और x की जगह आ गया हमारे पास a e टू दी पावर अल्फा टी बराबर 0। बोलो इतना समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छा ध्यान से देखो a e टू दी पावर अल्फा टी, a e टू दी पावर अल्फा टी, a e टू दी पावर अल्फा टी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया a e टू दी पावर अल्फा टी कॉमन। अच्छा कॉमन लेके कहां चला जाएगा, जीरो में चला जाएगा, तो ना लिखें, समझ पाओगे? देखो ध्यान से, यहाँ पर a e टू दी पावर अल्फा टी कॉमन लोगे कहां चला जाएगा, जीरो पे। अगर ये जीरो पे चला गया तो हमारे पास अब बचा क्या, सोचो ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास a e टू दी पावर अल्फा टी क्या बचा अल्फा स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हमारे पास देयरफॉर इक्वेशन आ गई अल्फा स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या है 2k तो बचा हुआ है। देखो a e टू दी पावर अल्फा टी कॉमन हो गया, जीरो पे क्या बचा हमारे पास, केवल यहाँ पर बचा हमारे पास अल्फा। अच्छा आगे जरा तो क्या बचा, a e टू दी पावर अल्फा टी कॉमन होके जीरो, क्या बचा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। भैया ध्यान सुनना, इसके बाद ये तुम्हें दिखना चाहिए हुआ क्या, a e टू दी पावर अल्फा टी कॉमन लिया है, बेवकूफों की तरह मत बैठ रहना, ये कैसे आ गया। ठीक है, एक बहुत कॉमन सा रिजल्ट है, फिर से सुन लो, देख ही रहे हो कहां तक जाएगा आर्टिकल। अभी तुम्हारा समझ लो आर्टिकल 30-40% भी नहीं हुआ है, कहां तक जाएगा ये तुम सोच सकते हो। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं छोटी छोटी चीजों में जगह और अपना पेन ना वेस्ट। तो देखो अब एक बात देखो ध्यान से, ये अल्फा के टर्म्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, अल्फा के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, तो जरा इसको सॉल्व करो। अगर अल्फा के लिए सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा, फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है और अपॉन में क्या होता है 2a। ठीक है, तो देखो b क्या हमारे पास 2k, तो यहाँ का माइनस का 2k प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी है बी स्क्वायर मतलब 2k का स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारे पास 4k स्क्वायर। अच्छा देखो माइनस क्या होता है 4ac, 4a क्या है a1 है और c क्या है ओमेगा स्क्वायर, तो क्या लगता है 4 ओमेगा स्क्वायर आएगा। बोले बात समझने के लिए नीचे जरा देखो, नीचे हमारे पास क्या है 2 इंटू ए क्या है हमारे पास, इसका कोएफिशिएंट 1, तो यहाँ क्या 2 इंटू 1। बोले इतना समझ में आएगा नहीं। अच्छा एक बात सुनो, देखो तुम्हें बताया था कि हमने r अपॉन l को क्या माना, हमने r अपॉन l को 2k लेट करा था। 2k क्यों लेट करा तुम्हें बताया, हम उसे k भी लेट कर सकते थे, लेकिन 2k लेट करने पर हमें यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है। देखो आसानी हुई कहां पे, अगर हम यहाँ पे 2k ना लेट करते, केवल k लेट करते, तो यहाँ पर क्या था k स्क्वायर, लेकिन अब क्या गया 4k स्क्वायर आ गया, तो हम यहाँ पे 4 कॉमन ले सकते कि नहीं ले सकते। तो देखो यहाँ से हमारे पास यहाँ पे दिखता है कि हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, यहां से पता चलता है कि 2k लेट करने के लिए या 2k लेट करने से हमें कहां सहूलियत मिली। देखो ध्यान से अल्फा, अच्छा देखो 4 कॉमन ले लोगे, रूट से बाहर आएगा क्या बचेगा 2। अच्छा यहाँ पर 2 तो एक 2 और है, तो यहां से पूरे से 2 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा हमारे पास, यहां बचा माइनस का k प्लस माइनस, अब सोचो यहां क्या बचा 4 तो बाहर आ गया, यहां बचा हमारे पास केवल k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और अपॉन में देखो 2 इंटू 1, ये 2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या आ गई माइनस k प्लस माइनस अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू निकल करके आती है। अच्छा एक बात जरा सोचो, अल्फा की वैल्यू कितनी निकली, 1 की 2 वैल्यू निकली हमारे पास। पहली वैल्यू है माइनस के प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, दूसरी वैल्यू है माइनस के माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। बोले बात समझ आ रही है? यहाँ पे हमारे पास अल्फा की 2 वैल्यूज आई हैं। अच्छा जो हमने सॉल्यूशन माना था उसमें कितने अल्फा दिख रहे हैं, 1 दिख रहा है ना, मतलब अब ये जो हमने सॉल्यूशन माना है ये गलत है, इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। तो देखो यहां पर आता है सो द सॉल्यूशन ऑफ, ध्यान सुनना, सो द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स, अब ध्यान सुनो, हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन अब हमारे पास हो जाएगा
पहले क्या माना था x इज इक्वल टू a e टू दी पावर अल्फा t, लेकिन यहां से अल्फा की कितनी वैल्यू निकली? 2। अगर 2 वैल्यू निकली तो यहां से समझ में आता है कि हमारे पास कितने एक्सप्रेशन होने चाहिए थे? 2। तो यहां पर अब जो रियल सोल्यूशन आएगा वो हो गया हमारे पास a1 e टू दी पावर अल्फा 1t प्लस a2 e टू दी पावर अल्फा 2। बहुत ध्यान सुनना, देखो जब तुमने अल्फा की वैल्यू निकाली तभी तो पता चला कि हमारे पास 2 वैल्यू आ रही है। तभी तुमने क्या करा? तुमने उस सॉल्यूशन को 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया। अल्फा 1 क्या होगा? जब तुम प्लस साइन ले लोगे तो वो अल्फा 1, अगर माइनस साइन ले लोगे तो वो अल्फा 2। इतनी बात क्लियर हो यहाँ पे? लेकिन ये तो तुम्हें तब पता चला जब अल्फा निकाला। अच्छा, जब तक अल्फा नहीं निकाला था क्या था? ये देख के बता सकते हो कि यहाँ पर एक्स के कितने सॉल्यूशंस आ जाएंगे या सॉल्यूशन में कितने टर्म्स आएंगे? नहीं बता सकते। ठीक है, तो ध्यान रखना ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। अभी तुम्हें नया नया लग रहा है, लेकिन जब सेकंड ईयर में पूरी बुक पढ़ लोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। इसमें करते क्या है, हम यहाँ पर एक जनरल सोल्यूशन मान लेते हैं, उसके बाद जो कांस्टेंट माने जाते हैं, ये कांस्टेंट जितनी वैल्यू लेकर के आते हैं उतने टर्म हमारे पास आते हैं। ये बात समझिए, ये कांस्टेंट की वैल्यू निकालोगे, कांस्टेंट की जितनी वैल्यू आएंगी उतने टर्म। अगर मान लो यहाँ पर अल्फा की 3 वैल्यू आती तो अल्फा के साथ यहाँ पे एक तीसरा टर्म और लगा होता। अगर एक वैल्यू आती तो केवल ये लगा होता 2 वाला। बात समझा रही कि नहीं? यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट की जितनी वैल्यूज निकल के आती हैं हमारे सॉल्यूशन में उतने टर्म्स होते हैं। इतना क्लियर हो सभी को? अब आगे देखो, फिर से बता रहे, बड़ा सा प्रोसीजर है। ठीक है, पढ़ने के बाद पूरा रिवाइज कराएंगे, दोबारा फिर से पूरा सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, बहुत कायदे से दिमाग में बैठ जाएगा। अब देखो, अब यहां पर हमारे पास 2 रिजल्ट आ गए, जिसमें अल्फा 1 हमारे पास ये दिया हुआ है, अल्फा 2 हमारे पास माइनस के साथ आ जाएगा। चलो जरा रखो यहाँ पे, देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो देखो हमारे पास आ गया, पुट वैल्यूज ऑफ अल्फा 1 एंड अल्फा 2। ठीक है, अल्फा 1 कैसे आएगा? अल्फा 1 पॉजिटिव के साथ आएगा, अल्फा 2 को नेगेटिव कर देंगे। इतनी बात क्लियर है? आप एक बार पूरी कैलकुलेशन देखो, जिसे जो नोट करना हो नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया? आगे बढ़े। देखो दोस्तों, अब एक बार ध्यान रखो, हमारे पास अल्फा की 2 वैल्यूज आई, तभी हमें क्या पता चल गया कि हमने जो यहाँ पे सोल्यूशन माना था उसमें एक टर्म नहीं होगा, 2 टर्म। ठीक है, ध्यान सुनना, अगर यहाँ 3 इक्वेशन आ जाती, 3 वैल्यूज आ जाती तो यहाँ पे 3 टर्म होते। यहाँ 10 वैल्यू आ जाती है अल्फा के तो हमारे पास 10 टर्म होते। ठीक, इसमें ना कंफ्यूज होना। अब देखो यहाँ 2 आने थे, क्यों? अल्फा की देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही तो 2 हमारे पास रिजल्ट आने हैं और हमारे पास ये 2 टर्म आएंगे। ठीक है, अगर क्यूबिक इक्वेशन बनती तो 3 रिजल्ट आते, पावर 4 में इक्वेशन बनती तो 4 रिजल्ट आते। इतनी बात क्लियर हो रही सभी को? चलो बात, अब ध्यान सुनना, यहां पर हमने क्या करा, जो हमने यहां पर इक्वेशन का सॉल्यूशन माना था, अब उस सॉल्यूशन को हमने क्या कर लिया? एप्रोप्रिएट कर लिया, ठीक कर लिया। ये अब हमारे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन आ गया। एग्जैक्ट सॉल्यूशन में क्या कर सकते हैं? अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू रखेंगे, जहां पर अल्फा 1 क्या होगा? इसकी पॉजिटिव वैल्यू, अल्फा 2 क्या होगी? इसकी नेगेटिव वैल्यू। चलो जरा रखते हैं वैल्यूज। देखो यहाँ पे, तो यहां पर हमारे पास x क्या बनेगा? जरा देखो, यहां पर हमारे पास x आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास a1 e टू दी पावर। अब देखो अल्फा 1 में जरा अपनी कॉपी में देखते जाओ, यहाँ पे हमने हटा दिया है, जरा अपनी कॉपी देखते जाओ, कॉपी में लिखा होगा, इसको जरा नीचे लिख देते हैं। यहाँ पर आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू a1 e टू दी पावर। अब देखो यहाँ पर हमारे पास है माइनस के प्लस अंडर रूट में आएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू डी। इतनी बात की है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास प्लस के साथ क्या यहाँ पे दिख रहा है? a2 हमारे पास फिर आ गया e टू दी पावर, फिर से अल्फा में हमारे पास है माइनस के, और यहाँ पे हमारे पास माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में टी। वो तो बात समझने की नहीं। ध्यान सुनना, पूरे अल्फा 1 के मल्टीप्लाई में टी है, मतलब यहाँ पे अल्फा 1 की वैल्यू रखोगे, ब्रैकेट लगाओगे तब टी आएगा। ध्यान रखना, गलतियां कर दे तो बिना ब्रैकेट की टी लगा दो तो कैलकुलेशन वही गलत हो जाती है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? चलो आगे। अब देखो हमारे पास x आ गया। अब सोचो हम x कहां पे लेके आए थे? जरा पेज पलटो, तुरंत अपने दिमाग पे जोर डालो। सुनो जरा, तुम्हें रटा नहीं है डेरिवेशन, ठीक है, लेकिन जो जो बता रहे हैं वो देख तो सकते हो। ये x की देखो प्रॉपर वैल्यू आ गई। अब सोचो हम x कहां पर लेकर के आए थे? तुम्हारे पास एक इक्वेशन थी जो तुमने माना था q माइनस e अपॉन ओमेगा स्क्वायर l बराबर x। इसी को तो x माना हुआ था कि नहीं माना हुआ था? और ध्यान से देखो, अगर कुछ याद हो तो ये क्या माना होता? शायद इक्वेशन नंबर 4 या 5 मानी हुई थी।
हाँ ये देखो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, जो भी नंबर हो वो देख लेना, ठीक है। अब ध्यान से, अगर हम यहाँ पे एक इक्वेशन नंबर 3 मानते और इक्वेशन शायद ये मानी होती, इसको पॉजिटिव में ले गए थे और यह है हमारे पास e अपॉन ओमेगा स्क्वायर एन प्लस एक्स, ऐसा कुछ होगा, ठीक है, या जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 थी वहां पर हमें x की वैल्यू रखनी है, क्यों? ध्यान से सुनना भैया, x हम क्यों लेकर के आए थे? हमारे पास जो इक्वेशन थी वो Q में थी, हमें कैपेसिटर की चार्जिंग बतानी है, चार्जिंग में Q के लिए रिजल्ट चाहिए जो हमें यहाँ पे आगे प्रोसेस करके देगा। लेकिन फिर वही बात, Q में स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं थी तो हमने इसको x में कन्वर्ट करा, फिर x में कन्वर्ट करने के बाद क्या करा, इसको सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद जैसे ही x की वैल्यू आ गई, अब x हमने कहां माना हुआ था, यहां माना हुआ था, यहीं पर हमें x की क्या करनी है, वैल्यू उठा के रख देनी। जैसे ही वैल्यू उठा के रखोगे यहां पर क्या मिल जाएगा, Q मिल जाएगा। बोलो समझ में आएगी यहाँ पे? अब पूरा प्रोसेस दिमाग में बैठा सबके, ध्यान सुनना। क्या था हमारे पास इक्वेशन किसमें थी, चार्ज में, Q में। वो जो इक्वेशन थी वो स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं थी। पहला काम क्या हुआ, उसे स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करा, करने के बाद उसका सॉल्यूशन माना, सॉल्यूशन मानने के बाद हमने यहाँ पे सॉल्यूशन निकाला, सॉल्यूशन हमारे पास ये प्रॉपर आ गया। जैसे ये प्रॉपर सॉल्यूशन आया, अब इसको वापस अपनी इक्वेशन में रख देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, Q मिल जाएगा। हमें Q के लिए एक प्रॉपर रिजल्ट मिल जाएगा और वही हमें चाहिए। इतनी बात क्लियर है यहाँ पे? तो देखो अब x की वैल्यू वापस उठा के कहां रखते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास आ गया, अच्छा एक काम यार कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर आ गया हमारे पास पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 3। तुम्हारे पास जो इक्वेशन नंबर हो उसके हिसाब से देखना, ठीक है। चलो दिखाते हैं। देखो तो यहां पर हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, Q बराबर क्या है हमारे पास, e अपॉन ओमेगा स्क्वायर एल प्लस, इसी में तो x था हमारे पास, अगर ये x है तो x के लिए क्या रखना है, ये हमारे पास वैल्यू आई a1 e टू द पावर माइनस के प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये t आ गया। यहां पर आ गया हमारे पास प्लस a2 में हमारे पास है ब्रैकेट में e टू द पावर है माइनस के माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी। बोलो इतनी बात समझिएगा, ठीक है। अब ध्यान सुनो, अब एक छोटा सा प्रोसेस करना है हमें इस वाले टर्म पे। कोई बता सकता है कि e अपॉन ओमेगा स्क्वायर एल किसके बराबर होगा? सोचो, थोड़ा एक काम करो, पेन चलाओ, थोड़ा दिमाग चलाओ और जरा पेन चलाओ। क्या इसकी वैल्यू तुम निकाल पा रहे हो? किसी को है? अच्छा देखो आप यहां पर जो ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लेके आए थे 1 अपॉन एल सी, जरा रखते हैं। अच्छा एक काम करो, जरा वीडियो पॉज करके जरा अपने आप रख के देखो, तुम्हारे पास वो रिजल्ट आ रहा है जो हम निकालने वाले हैं, देखो जरा। बाकी जिसको नहीं समझा है वो यहाँ पे देखो। तो देखो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, 1 अपॉन एल सी। चलो जरा देखते हैं, यहाँ पर हो गया हमारे पास e अपॉन, अच्छा ओमेगा स्क्वायर है 1 अपॉन एल सी, और देखो मल्टीप्लाई में लगा, देखो एल से एल कैंसिल, क्या लगता है सी ऊपर जाएगा, तो ये हमारे पास हो गया e इंटू सी। अच्छा e इंटू सी किसके बराबर होता है? देखो यहां पर तुम्हें बता के आए थे कि जो e इंटू सी है ये हमारे पास Q नॉट के बराबर है। जरा अपने पिछले बैचेस में जाओ, देखो ध्यान से, जैसे हमारे पास Q बराबर CV होता है, V क्या होता है, हमारे कैपेसिटर का वोल्टेज। तुम्हें बताया था कि जब ये वोल्टेज बढ़ते बढ़ते बैटरी के ईएमएफ के बराबर हो जाएगा, तब हमारे पास जो चार्ज है वो बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे Q बराबर CV होता है वैसे Q नॉट बराबर C इंटू E होता है। इतनी बात क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। अगर ये हमारे पास Q नॉट आ गया तो अब देखो हमारे पास रिजल्ट आ गया, ये उठा के रखो। तो अब हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया Q इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या हो गया Q नॉट, प्लस यहाँ पर आ गया हमारे पास a1 e टू द पावर माइनस के प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी। यहाँ पर आ गया हमारे पास प्लस a2 e टू द पावर माइनस के, और ये आ गया हमारे पास माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी। बोलो इतना समझ में आएगा? अब देखो, अगर इतनी बात क्लियर हो गई, अभी पूरा रिजल्ट नहीं आया है, फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, यहाँ पे थोड़ा सुनना। तुमने सॉल्यूशन माना था, सॉल्यूशन कैसे माना था, x इज इक्वल टू a टू द पावर अल्फा टी तो माना था, जो x किसके टर्म में निकलना था, q के टर्म में। तो देखो x को तुमने q में कन्वर्ट भी कर दिया, तो यहां पर तुमने दो कांस्टेंट माने थे, एक अल्फा और एक a। ध्यान से देखो, अल्फा की वैल्यू तो निकाल दी, क्या अभी a की वैल्यू निकली है? नहीं, तो अब ये तो तुम्हारा कांस्टेंट अभी अननोन है, इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ध्यान से देखो कितने हैं, दो कांस्टेंट है। अगर दो कांस्टेंट है तो हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशन बनेंगी, अब उनको सॉल्व करते हैं। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ पे तो देखो, चलो यहाँ पर मान लिया कि ये जो देख रहे हो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है, अभी तक 3 इक्वेशन है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अच्छा एक बात जरा समझना,
अब ये अगर A1 A2 निकालना है तो निकलेगा कैसे, जरा देखते हैं। हमेशा बताते हैं अगर कांस्टेंट निकालना है तो बिल्कुल अपने सर्किट की इनिशियल स्टेज में जाओ। इनिशियल स्टेज क्या बताती है, ये बताती है हमारे पास एट t इज इक्वल टू 0 चार्ज कितना होगा, 0। कैपेसिटर में चार्जिंग हो रही है, चार्जिंग जब बैटरी से कनेक्ट करोगे तब कैपेसिटर में चार्ज 0 है और अब वो 0 से बढ़ना शुरू होता है। इतनी बात क्लियर। जैसे t बराबर 0 तो q बराबर एक बहुत बड़ा 0, ठीक है, रखो जरा पे, तो q की जगह क्या आ गया 0, यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास q0। अब देखो यहाँ पर क्या a1 e टू दी पावर माइनस के, अच्छा लगाने की जरूरत है, सोचो t बराबर 0, अगर t बराबर 0 रख दोगे तो हमारे पास e की पावर 0 आएगा कि नहीं आएगा। आगे देखो इसी तरह से यहाँ पर a2, यहाँ पर t बराबर 0 रख दो तो पूरी वैल्यू 0, ये फिर से आ गया e की पावर 0। अच्छा e की पावर 0 1, किसी की भी पावर 0 लगा तो बनाता है, तो यहाँ पर हमारे पास Q0 इधर आके माइनस, ये क्या बचा A1 प्लस A2। तो अब देखो फाइनल रिजल्ट लिखते हैं, यहाँ पर हमारे पास A1 प्लस A2 क्या आ गया, माइनस का Q0 आ गया। बोलो समझ में आ गया यहाँ पे। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 5। बहुत ध्यान से सुनना, करना क्या था, हमें यहाँ पर A1 A2 निकालने हैं, ये दो कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट निकालने के लिए हमें कम से कम दो इक्वेशन की जरूरत है जिसमें से एक आती है। अच्छा एक बात बताओ, अगर t बराबर 0 पे चार्ज 0 है तो t बराबर 0 पे करंट कितनी होगी, करंट भी 0 होगी। बोलो समझ आ रहा है यार। जैसे ही सर्किट को S1 पे कनेक्ट करा तब क्या उसमें करंट थी, नहीं, तब वहां पे धीरे धीरे करंट फ्लो होना शुरू हो गया। जब t बराबर 0 मतलब सर्किट बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है तो वहां पर हमारे पास करंट कितनी, 0। हमेशा ध्यान रखना चार्जिंग में हमारे पास करंट क्या रहती है, 0। आगे देखिए, अच्छा यहाँ पे जगह नहीं, तो देखो अब करना क्या है, ये तुम्हारे पास चार्ज की इक्वेशन थी, ठीक है। अगर ये तुम्हारे पास चार्ज की इक्वेशन है तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएट करने पर dq अपॉन dt आएगा। अच्छा dq अपॉन dt करंट के बराबर होता है। तो अगर हमें ये पता है कि जब चार्जिंग होती है तो चार्जिंग के समय हमारे पास t बराबर 0 पे करंट 0 होती है, तब जरा सोचो अगर इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो करंट की इक्वेशन निकल आएगी। चलो करते हैं डिफरेंशिएट। तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 4 है इसको डिफरेंशिएट करते हैं, हटा दो ऊपर। अच्छा नोट करो जरा, चलो हमारे पास A1 A2 की एक इक्वेशन आ गई। अब इसी की दूसरी इक्वेशन निकालनी है, क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 4 को डिफरेंशिएट करो। चलो करते हैं। देखो एक बड़ी सी इक्वेशन आएगी, वही तुम्हारे रिजल्ट को प्रॉपर सॉल्व करके देखें। इक्वेशन नंबर 4 को डिफरेंशिएट करो। तो देखो यहां पर आ गया हमारे पास डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। अच्छा किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। ये आ गया हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। देखो आप ये इक्वेशन नंबर 4 तुम्हारे सामने लिखी हुई है, इसको हटाया नहीं है, सामने देखते जाओ डिफरेंशिएट करते जाओ। Q क्या हो गया हमारे पास dq अपॉन dt। अच्छा Q0 क्या, ये तो कांस्टेंट है ना, मैक्सिमम चाहिए तो कांस्टेंट रहेगा, तो ये आ गया 0 प्लस आगे देखो A1 कोई फर्क नहीं पड़ता, e की पावर डिफरेंशिएट होकर वही मिल जाएगा, ये आ गया e टू दी पावर माइनस के प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू टी। अब देखो, अब पावर को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो t का डिफरेंशिएशन बना जाएगा, t के साथ जो कुछ भी है ये हमारे पास मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहां पर देखो हमारे पास मल्टीप्लाई में आ गया माइनस के प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। बोलो इतना समझ में आएगा नहीं? अब आगे देखो, अब ये हमारे पास दूसरा टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन भी वैसे ही आएगा, a2 हमारे पास वैसे ही आ गया, e टू दी पावर बिल्कुल वही आ जाएगी माइनस के माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया t। बोलो इतनी बात क्लियर यहाँ पे। अब यहाँ पावर को फिर से डिफरेंशिएट करो तो t का डिफरेंशिएशन 1 बचा क्या अंदर में ब्रैकेट, यहाँ हमारे पास माइनस के माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। बोलो इतना समझ में आएगा यहाँ पे, इतनी बात क्लियर है। चलो आगे देखो, अब ध्यान रखना हमें जो आंसर मिलेगा वो कहां से मिलेगा, इसी इक्वेशन से मिलेगा, इक्वेशन नंबर 4 पे। हमें करना क्या है, हमें बस A1 और A2 की वैल्यू निकाल करके इस इक्वेशन नंबर 4 में रखनी है। तो इस इक्वेशन नंबर 4 को ध्यान में रखना, तुम्हारे पास जो भी इक्वेशन हो वो नंबर देख लेना, ठीक है। 5 है 6 है, जो भी तुम्हारे पास इक्वेशन है तुम उसको देख लेना, ठीक है। देखो ध्यान से, अच्छा एक बात बताओ, ये जो हमारे पास dq अपॉन dt है ये किसके बराबर होगा, यही तो हमारे पास करंट है, तो ये जो dq अपॉन dt देख रहे हो किसके बराबर आ गया, I के बराबर। यहां पर चाहो तो तुम लिख भी सकते हो, यहां पर लिख लो सिंस
dq अपॉन dt किसके बराबर होता है? I के बराबर। तुम 3 दिन से यही देखते आ रहे हो, ठीक है। तो देखो हमारे पास I की वैल्यू क्या आ गई, ये तो 0, यहाँ पर बचा हमारे पास a1 e टू दी पावर माइनस k प्लस अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी, ये आ गया ओमेगा स्क्वायर इंटू टी। आगे जरा देखो यहाँ पे क्या रखा हुआ है, माइनस k प्लस अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर जरा देखो क्या रखा हुआ है, प्लस a2 e टू दी पावर माइनस k माइनस अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी, और ब्रैकेट में क्या आ गया, या क्या माइनस k अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। इतनी बात क्लियर। अब देखो अब यहाँ पर हमें पता है अगर करंट की बात करोगे तो देखो एट t इज इक्वल टू 0, करंट भी तो 0 होती है भैया, ध्यान रखना चार्जिंग है। अगर डिस्चार्जिंग होती तो आई की वैल्यू क्या रखते हैं, आई नॉट। ये बात समझ आ रही है यहाँ पे, क्योंकि डिस्चार्जिंग में करंट पहले क्या होती है, मैक्सिमम। इतनी बात क्लियर है। अब देखो अब यहाँ पर हमारे पास करंट इतनी, तो जरा सुनो, ये वैल्यू जरा उठा के रखो तो करंट 0 हो गया। अब टी भी 0, टी 0 रखोगे तो ये e की पावर हट गया। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ क्या बचा हमारे पास, a1, और यहाँ पर क्या बचा, ये ब्रैकेट बचा हमारे पास, तो यहाँ पर आ गया माइनस का k प्लस अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। बोले बात समझ में क्लियर है। आगे जरा देखो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, प्लस a2 e की पावर 0, 1 हो गया हमारे पास, ये ब्रैकेट बचा हुआ है, ये आ गया हमारे पास माइनस का k माइनस अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। बोलो इतना समझ में क्लियर, ठीक है। अब ध्यान सुनना, ये इक्वेशन अपने दिमाग में रखना, a1 प्लस a2 बराबर माइनस q नॉट, क्योंकि इसकी आगे चल के जरूरत पड़ेगी, अभी हटाना है इसको। तो देखो अब यहाँ पर हमारे पास क्या क्या रिजल्ट है, चलो जरा देखते हैं। a1 a2 का अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो तुम्हें कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पर a1 किसके साथ आ गया, माइनस के साथ। अच्छा थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, देखो a1 आ गया माइनस के साथ, यहाँ पर a2 आ गया माइनस के साथ। अगर हम एक काम करते हैं, हम यहाँ माइनस के कॉमन ले लेते, तो क्या बचेगा, a1 प्लस a2 बचेगा कि नहीं बचेगा। ये सोच पा रहे कि नहीं सोच पा रहे, अगर नहीं सोच रहे तो मतलब पूरा लिख दो। ध्यान से देखो, a1 का मल्टीप्लाई माइनस के में, a2 का मल्टीप्लाई माइनस के में, अगर इन दोनों से माइनस के कॉमन ले लो क्या बचा, a1 प्लस a2। आगे देखो, अब देखो a1 का मल्टीप्लाई प्लस के अंडर रूट में, a2 का मल्टीप्लाई माइनस के अंडर रूट में। अगर हम यहाँ पे अंडर रूट कॉमन ले लें, k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो सोचो क्या बचा, a1 किसके साथ है, प्लस के साथ, तो यहाँ पर आ गया a1, a2 किसके साथ है, माइनस के साथ, ये आ गया हमारे पास माइनस का a2। बोले समझ आएगी है। अच्छा a1 a2 क्या था, माइनस का q नॉट, a1 प्लस a2 हमारे पास था माइनस का q नॉट। अभी बताया था कि ये इक्वेशन काम आने वाली है, तो यहाँ पर हमारे पास है सिंस a1 प्लस a2 किसके बराबर है, माइनस q नॉट के बराबर है, तो ये उठा के यहाँ पे लगा दो, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 0 माइनस के, यहाँ पर आ गया माइनस का q नॉट। बोलो समझ आएगी यहाँ पे, माइनस के, यहाँ पर आ गया माइनस q नॉट, प्लस यहाँ पर बचा हमारे पास a1 माइनस a2, ये आ गया a1 माइनस a2, और हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट में लगा हुआ है अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। अच्छा देखो माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास k q नॉट है, माइनस माइनस प्लस, अच्छा प्लस है, लेकिन अगर इसको यहाँ पे लिखोगे तो फिर से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया माइनस का k q नॉट इज इक्वल टू, अब ये रिजल्ट बचा हमारे पास a1 माइनस a2, और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। बोलो समझ में आएगी। अच्छा एक काम कर देते हैं, ये k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड करा, ये जो दिख रहा है इससे तो अगर यहाँ डिवाइड करा तो कोई फर्क पड़ेगा, तो डायरेक्ट करते हैं। तुम्हें स्टेप ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। बोलो इतना सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे। देखो माइनस माइनस प्लस, अगर ये चेंज कराओगे तो फिर से माइनस, और ये अपॉन में आ गया तो ये हमारे पास। अच्छा एक काम करते हैं, यही रहे, बहुत ज्यादा स्टेप डायरेक्ट ना, ये आ गया हमारे पास अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। अभी तुम्हें एक स्टेप करना पड़ेगा। चलो देखो यहाँ पे, अब आगे का प्रोसेस यहाँ देखते हैं। हाँ अब देखो क्या आ गया, a1 माइनस a2 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया देयरफॉर a1 माइनस a2 बराबर क्या आ गया, ये आ गया माइनस का k q नॉट, ये आ गया हमारे पास माइनस का k q नॉट, अपॉन में क्या आ गया हमारे पास अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 6। बोले इतना समझ में आएगी। अब ध्यान सुनो, अब हमें a1 और a2 की वैल्यू निकालनी है। देखो हम एक इक्वेशन यहाँ पे लिख रहे हैं जो तुम्हारे पास पहले से है, a1 प्लस a2 किसके बराबर था, ये तुम्हारा माइनस के q नॉट के बराबर था। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ध्यान सुनो, a1 प्लस a2 की वैल्यू ये थी, a1 माइनस a2 ये आ गया। अब बोलो क्या लगता है, a1 और a2 अलग अलग निकाले जा सकते हैं कि नहीं निकाले जा सकते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5, क्या करना है 5 और 6 ऐड कर देंगे। तुम्हारे हिसाब से जो इक्वेशन हो तुम उसको ऐड कर देना। तो देखो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है देयरफॉर, अगर तुम इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 ऐड कर दो तो क्या होगा, a2 नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल,
लेकिन a1 प्लस a1 कितना हो गया हमारे पास, ये आ गया 2a1। अब आगे जरा देखो, ये माइनस का क्यू नॉट है, तो यहाँ पर ऐड करना है, इसको और इसको ऐड कर, तो क्या होगा, माइनस का क्यू नॉट माइनस का के क्यू नॉट अपॉन अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो यहाँ पे कुछ कॉमन आया, तो यहाँ पर हमने माइनस का क्यू नॉट कॉमन ले लो और 2 से डिवाइड करा दो, तो देखो अब यहाँ पर फाइनली a1 की वैल्यू आ रही है माइनस का क्यू नॉट अपॉन 2, अंदर क्या बचा, माइनस का क्यू नॉट कॉमन, तो क्या गया 1, यहाँ माइनस का क्यू नॉट कॉमन आ गया, तो क्या बचा प्लस के, और अपॉन में हमारे पास आ गया अंडर रूट में के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। बोलो इतना समझ में आया कि यहाँ पे? ये अब तुम्हारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया a1 का। जब हमने इन दोनों इक्वेशन को ऐड करा तो a1 आ गया, जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो a2 आ जाएगा। जैसे ही a1 a2 आ गए, उनको जाकर के अपनी इक्वेशन नंबर 4, मतलब जो q वाली इक्वेशन थी वहां रख दोगे, तुम्हारा फाइनल रिजल्ट आता है। ठीक है, इतना देखो, फिर आगे सॉल्व कर देते हैं इसको। देख लिया? अब देखो, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करके a1 आ गया, अब बस इन्हीं दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है, a2 आ जाएगा। बस a2 आ गया, तुम्हारी जान छूट गई, आर्टिकल कंप्लीट। ठीक है, चलो करा देखो, जैसे 5 और 6 ऐड करा था वैसे ही 5 और 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तुम अपने में देख लेना तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर कौन सी पड़ी हुई है, तुम उसमें से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेना। ठीक है, चलो आगे देखो। और अगर कुछ याद हो तो जब ये चैप्टर शुरू करा तो खुद से बताया था, 4 छोटे छोटे डेरिवेशन मिलेंगे, एक बड़ा सा डेरिवेशन मिलेगा, ये वही बड़ा सा डेरिवेशन। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। अब क्या करना है, 5 और 6 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हमने काम करा, इक्वेशन नंबर 5 में माइनस कर दी इक्वेशन नंबर 6। तो सोचो जरा, अगर 5 में 6 को माइनस करोगे तो a1 से a1 कैंसिल, लेकिन a2 में a2 ऐड हो जाएगा, क्योंकि जब इसको माइनस करोगे तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो a2 और a2 ऐड हो गए, कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 2a2। आगे जरा, अब क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर दोगे, अगर माइनस करोगे तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ध्यान सुनना, 5 में से 6 को माइनस करना है, अगर 6 को माइनस करोगे तो 6 में पहले से माइनस है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर क्या, माइनस का क्यू नॉट, ये हमारे पास माइनस का क्यू नॉट आएगा, लेकिन जब इसको माइनस करोगे तो माइनस माइनस हो गया हमारे पास प्लस, और ये आ गया हमारे पास के क्यू नॉट अपॉन में आ गया अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। बोलो इतनी बात क्लियर है? अब ध्यान से देखो, यहां से माइनस का क्यू नॉट कॉमन ले लो और 2 से डिवाइड करा दो, तो यहाँ पर फाइनल रिजल्ट निकल करके आता है a2 का। देखो माइनस का क्यू नॉट कॉमन, यहाँ पर हमने 2 से डिवाइड करा दिया। अब अंदर क्या बचेगा, सोचो, माइनस का क्यू नॉट कॉमन, यहाँ बचा 1, माइनस का क्यू नॉट कॉमन तो प्लस था, यहाँ माइनस हो गया, और k अपॉन अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये तुम्हारे पास आ गया a2। बोलो इतनी बात समझ में यहाँ पे? अब ये a1 a2 आ गए, अब इनको तुम्हें अपनी इक्वेशन नंबर 4 पे रखना है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास आया, पुट values of a1 and a2 in equation number 4। अब देखो तुम अपने हिसाब से इक्वेशन ढूंढ लेना, कौन सी इक्वेशन है। इक्वेशन हम एक बार लिखे थे, ठीक है, ताकि तुम ढूंढ लो कि कौन सी इक्वेशन है। q इज इक्वल टू क्यू नॉट प्लस a1 e टू दी पावर माइनस k प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर t, और यहां पर होगा हमारे पास माइनस k प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा। अच्छा ये नहीं बोल सकते, बस इतना ही। और यहां पर हमारे पास प्लस a2 e टू दी पावर माइनस k माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू t, ये इक्वेशन है। देख लो तुम्हारे पास कौन सी है, 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर जो भी है इसको देख लेना। ठीक है, बस यहीं पर a1 की जगह ये वैल्यू रखनी है और a2 की जगह ये वैल्यू रखनी है। चलो जरा रखते हैं यहाँ पे। तो देखो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, q इज इक्वल टू क्यू नॉट, ठीक है, और यहाँ पर देखो प्लस, ठीक है, प्लस के साथ a1 की जगह वैल्यू ये दिख रही है यहाँ पे। चलो जरा रखते हैं, चलो a1 की वैल्यू रखते हैं, हमारे पास हो गया माइनस का क्यू नॉट, ये प्लस था, प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, माइनस का क्यू नॉट अपॉन 2, ब्रैकेट में क्या है 1, और क्या हमारे पास प्लस के अपॉन अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पर e भी तो रखा हुआ है, तो हमारे पास e की पावर आ जाएगी माइनस का k प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यह आ जाएगी। बोलो इतनी बात क्लियर है? अब यहाँ पर क्या हमारे पास प्लस a2, ये देखो दिख रहा है प्लस a2 की जगह ये वैल्यू रखेंगे और हमारे पास रिजल्ट आएगा। चलो जरा देखते हैं यहाँ पे क्या।
देखो A2 की जगह क्या वैल्यू है कि माइनस का क्यू नॉट अपॉन टू, यहाँ पर प्लस था, प्लस की जगह फिर से क्या हो जाएगा माइनस, या क्या माइनस का क्यू नॉट अपॉन टू, और यहाँ ब्रैकेट में हमारे पास ये टर्म रखा हुआ है, या क्या हमारे पास 1 माइनस के अपॉन अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। बोलो इतनी बात क्लियर है? ध्यान सुनना, यहाँ पर क्या था 1 प्लस के अपॉन अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर जाएगा 1 माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास e की पावर लगी हुई, e की पावर क्या हमारे पास माइनस का के, यहाँ पर है माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और पावर में d लगा हुआ है, ये हमारे पास आता है फाइनल आंसर। बोलो इतनी बात क्लियर यहाँ पे? अब देखो याद कैसे रखोगे, ध्यान रखना, ये टर्म लगभग एक जैसा है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, बस फर्क क्या है, जब यहाँ प्लस है तो देखो यहाँ पर एक प्लस साइन है, जब यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस साइन है, बाकी सब देखो बिल्कुल एक जैसे टर्म है, और यहाँ पर क्यू नॉट प्लस में। बोलो इतना समझ आएगा यहाँ पे? ये हमारे पास फाइनल आंसर आता है, इसको बड़े से बॉक्स में बंद कर देना, तो हमारे पास ऐसा होता है, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन है कैपेसिटर के चार्ज होने की विद द हेल्प ऑफ इंडक्टर। इतनी बात क्लियर है यहाँ पे? अच्छा जरा सुनना, ये तुम्हें यहाँ पे नोट नहीं करना है, केवल तुम्हें दिखाया लिख दिया था ताकि तुम देख पाओ कि हमारे पास कौन सी इक्वेशन है जहां पर A1 A2 की वैल्यू रखें, ठीक है। इतना नोट करो, फिर देखो तुम्हारे सामने कुछ और रास खोलते हैं। नोट हो गया? अब आगे देखो, अरे हाँ भैया अभी और आगे देखो ध्यान से, अब एक बात समझ लो, पढ़ाएंगे इसके आगे अगले टर्म पे, ध्यान सुनना, आर्टिकल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके आगे पढ़ाएंगे अगले टर्म पे, कुछ बातें समझा रहे हैं वो समझो, ठीक है। देखो हमारे पास ये इक्वेशन तो आ गई, लेकिन इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ है ये जो हमारे पास अंडर रूट के टर्म्स आ रहे हैं, ये देखो जो अंडर रूट के टर्म्स आ रहे हैं, ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। अच्छा एक बात मानो, अगर हमारा के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर से बड़ा हुआ, ठीक है, अगर यहां पर के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर से बड़ा है तब तो कोई प्रॉब्लम, के स्क्वायर अगर ओमेगा स्क्वायर से बड़ा है तो जरा सोचो, ये माइनस करो, इसको जरा इधर लेके आओ, तो ये क्या हो गया, के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन 0, मतलब अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, अगर वो 0 से बड़ी तो कोई परेशानी नहीं। अंडर रूट के अंदर रिजल्ट कैसा है, पॉजिटिव, अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो वो कैसा होता है, वो सॉल्युबल होता है, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्वेबल होता है, ठीक, तब तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये तो पहला केस है ना, अगर हमारे पास मान लो के स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर हो जाता तो देखो के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, यहां पर क्या दिख रहा है, ये अपॉन में 0 आ जाएगा, मतलब ये वैल्यू कैसी होगी, इनफाइनाइट, मतलब अगर ये बराबर हुए तो हमारी ये जो इक्वेशन देख रहे हो ये तो इनफाइनाइट चार्जिंग को रिप्रेजेंट करेगी। क्या ये कभी पॉसिबल है कि तुम्हारे कैपेसिटर में जो चार्ज है वो इनफाइनाइट हो जाए? मतलब ये इक्वेशन फेल हो गई, कब, जब हमारे पास के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बराबर हो गए, तो ये हमारे पास फेल हो गई है। तो अब यहां पर हमारे पास इस कंडीशन के लिए हमें कुछ अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अगर मान लो यहां पर हम तीसरा केस ले लेते हैं कि हमारा जो के स्क्वायर है वो छोटा हो जाए ओमेगा स्क्वायर से, तो यहां पर हमारे पास के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 तो जरा सोचो, हमारे पास अंडर रूट के अंदर तो नेगेटिव वैल्यू आ गई, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव मतलब ये इमेजिनरी हो गया, मतलब यहां पर जो हमारे पास इक्वेशन है ये इमेजिनरी चार्जिंग को रिप्रेजेंट करेगी। क्या सोचो ये पॉसिबल है? इमेजिनरी चीजें तुम्हारे पास किताबों में पॉसिबल होती है, प्रैक्टिकली कोई चीज पॉसिबल नहीं होती। प्रैक्टिकली क्या कोई चीज इमेजिनरी हो सकती है? क्या तुम्हारी चार्जिंग कभी इमेजिनरी हो सकती है? नहीं हो सकती। तो यहाँ पर ये जो रिजल्ट देख रहे हो ये भी तुम्हारे पास दिक्कत क्रिएट कर रहा है, मतलब इस कंडीशन में भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर नया रिजल्ट निकालना पड़ेगा। तो अब ध्यान सुनना, ये जो दो केस देख रहे हो तुम्हारे, के स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एंड के स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों रिजल्ट इस कंडीशन में वायलेट हो रहे हैं। अगर वायलेट हो रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के लिए नए रिजल्ट निकालने पड़ेंगे। अब इन दोनों केसेस को अगले टर्म पढ़ेंगे। बोलो बात समझ में आई कि हम यहां पे बताना क्या चाहते हैं कि ये आगे और बढ़ेगा क्यों? ये केवल तब तक वैलिड है रिजल्ट जब तक के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर से बड़ा है। अगर ये बराबर हो गया या छोटा हो गया तो हमारे पास ये रिजल्ट गलत हो जाएगा, और गलत हो गया तो हम क्या करेंगे, इसके लिए और दो रिजल्ट भी और निकालेंगे। इतना समझ आया? चलो अब बाकी अगले टर्म दे देंगे।